मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी में सामान्य अध्ययन हेतु इतिहास की तैयारी कैसे करें, इस पर अत्यंत संक्षिप्त में विचार विमर्श करेंगे। और मुझे लग रहा है कि 8 मई को जो पेपर हो रही है, जो परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, रामबाण सिद्ध होगा। तो यहाँ से 40 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। इतिहास से अगर देखें, भारतीय इतिहास से, तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न में लगभग 10 प्लस प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न प्राचीन भारत से रहेंगे और फिर मध्यकालीन भारत से लगभग 8 से 10 प्रश्न रहेंगे और आधुनिक भारत से लगभग 20 प्रश्न रहेंगे। हो सकता है कि 2 प्रश्न इधर उधर कर दें तो यहाँ से 10 प्रश्न, यहाँ से 10 प्रश्न और यहाँ से 20 प्रश्न। यहाँ से अगर 18 रहेंगे तो यहाँ से 10 रहेंगे, यहाँ से 12 रहेंगे। तो 2 प्लस माइनस आप करके चलें, लेकिन मोटे तौर पर 20 आधुनिक भारत से, मध्यकालीन भारत से 8 और आधुनिक प्राचीन भारत से लगभग 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि प्रश्न के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरे आप पेपर में देखें, 150 प्रश्न में किसी एक खंड से 20 से अधिक प्रश्न कहीं से नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर साइंस की बात करें तो लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 30 प्रश्नों में 10 प्रश्न फिजिक्स से, 10 लगभग केमिस्ट्री से और 10 प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसी तरह से आप करंट से भी देखें तो 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के करंट से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। आधुनिक भारत इस दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो यह कहूँगा कि बीपीएससी की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए जिनका इतिहास पर पकड़ नहीं है, खास करके आधुनिक भारत में उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया है, रिजल्ट में कहीं न कहीं बाधा या समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से जटिल किस्म के कुछ प्रश्न रहते हैं। जटिल किस्म का अर्थ यहाँ पर यह है कि आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम को देखें तो यहाँ पर विस्तार बहुत कम है। आप विस्तार इसका देखें तो 1707 से या 1757 से इसकी शुरुआत होती है और 1947 पर यह समाप्त हो जाती है। तो इसका कालखंड मोटे तौर पर 200 वर्ष भी नहीं है। तो विस्तार कम है, अतः गहराई ज्यादा है। प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो वहां पर गहराई कम है। वहां पर आप देखेंगे लगभग 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से इसकी शुरुआत होती है और लगभग 9वीं शताब्दी तक, 8वीं-9वीं शताब्दी तक यह इस इतिहास का माने फैलाव है। तो एक बड़ा फैलाव, लाखों वर्ष में इसका फैलाव है। इसी तरह से मध्यकालीन भारत को देखें तो 8वीं-9वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के और 17वीं शताब्दी तक, अर्थात मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक का लें तो 1000 वर्ष मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और कहाँ आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1807, 1907 250 वर्ष में। 1757 से पकड़ेंगे तो 1957 200 वर्ष होंगे। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तो इस तरह से लगभग 200 वर्ष के इतिहास को यहाँ पर रखा गया है। जटिल किस्म के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत नज़दीकी से ऑप्शन रहेगा। अब एक ही समय में कई संस्थाएं, एक ही वर्ष में कई अखबार प्रकाशित किए गए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नेता कार्य कर रहे थे और उन सब के बारे में अलग अलग इतिहास, अलग अलग बातें, अलग अलग तथ्य और उन सभी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मोटे तौर पर बहुत निकट के ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक शहर से अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर तथ्य एवं अवधारणाएं भी ज्यादा है। अगर आप तथ्य देखें तो प्रत्येक अध्याय में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों तथ्य हैं।
और अवधारणाओं की भी बात करें तो वामपंथी धारा अलग है, गांधीवादी धारा अलग, क्रांतिकारी धारा अलग, वामपंथी अलग, सबके अलग अलग अपने विचार। जितने हमारे फिलोसफर हुए, जितने हमारे बड़े बड़े राजनेता हुए, सभी के अपने विचार थे और उन विचारों से जुड़ते हुए उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तथ्य एवं अवधारणाओं की अधिकता है और सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत के निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका रही। और तीसरा हम देखते हैं, जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, कि विस्तार कम है और गहराई ज़्यादा है। तो इसलिए आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न और इन सारे कारणों से इसको पहले देखने की आवश्यकता है। बाद में हम लोग प्राचीन भारत पर और मध्यकालीन भारत पर आएंगे। अब देखें कि आधुनिक भारत को ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से तैयारी करने के लिए जो हम 50 घंटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 50 घंटा अगर इस पर हम समय देते हैं तो किस प्रकार से इसको देखें। तो पहली बात हो चुकी थी, मैं रिपीट कर देता हूं, यद्यपि आप लोग पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। प्राचीन भारत से आप प्रारंभ करें और फिर मध्यकालीन भारत तक आएं और आधुनिक भारत के लिए लगभग 50 मिनट प्रतिदिन समय दें, 35 दिन तक। अब तो 35 दिन समय भी नहीं रहे हैं, तो 35 दिन तक दें कि जिसमें 3 बार कम से कम ये रिवीजन हो जाए और यह भी कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से आप उसी रणनीति को फॉलो करेंगे। अब आधुनिक भारत में ये जो 50 मिनट प्रतिदिन हम समय दे रहे हैं उसको कैसे दें, तो उसको आप आधुनिक भारत को 3 भागों में बांट दें। सबसे पहला भाग यह होगा कि 1707 से लेकर के 1857 तक के जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख अध्याय हैं, जो यूनिट्स हैं या सब यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स और सब यूनिट्स को आप अलग से देख लें। दूसरा 1857 से 1947 तक की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख जो भी विषय हैं, यूनिट्स और सब यूनिट्स, उसको आप यहाँ पर देख लें। और तीसरा महत्वपूर्ण लिस्ट, आप महत्वपूर्ण लिस्ट आधुनिक भारत का अलग से देख लें। लिस्ट में अगर देखें तो 5-6 लिस्ट आपको दिख जाएंगे। पहला आपको गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित लिस्ट होंगे। जैसे आप अगर शुरू करेंगे तो क्लाइव से शुरू हो जाएगा और माउंटबेटन तक आप चले जाएंगे। इसमें कुछ बंगाल के गवर्नर थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल हुए, फिर वायसराय बने, फिर उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरी बात यह है कि इनके समय में कौन से कार्य हुए, तो कौन से कार्य हुए अगर उसकी बात हम करें तो जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि कर्नवालिस की ही बात करते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत उसके समय में हुई थी। अब अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू थे, कितने प्रतिशत भूखंड पर लागू था, उसकी क्या व्यवस्था थे, किसके साथ की गई थी, आप ये देख लें। कर्नवालिस कोड आया था तो पहले कब आया, उसका अर्थ क्या है, ये देख लें। इसी तरह से ब्लेजली के बारे में देखेंगे तो उसके बारे में 4-5 बातों को आप देख लें। सबसे बड़ी बात कि उसके समय में सहायक संधि हुई थी। तो इसी तरह से 3, 4, 5 घटनाएं प्रत्येक गवर्नर के समय का आप ध्यान में रखें और उसका समय कब से कब तक है वो आप एक लिस्ट बना करके और बार बार उसे देखते रहें। तो इस तरह की बातें। दूसरा जो लिस्ट बनेगा वो महत्वपूर्ण एक्ट है। महत्वपूर्ण एक्ट की बात करें तो 1773 से आप प्रारंभ करें। 1773 का एक्ट, उसमें क्या कुछ 2, 3, 5 बातें मुख्य थी। जैसे सबसे पहली बात यही कि उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई थी, तो कहाँ था, कहाँ स्थापित किया गया, उसके चीफ जस्टिस कौन थे। इसी तरह से 1813 का एक्ट, 1813 के एक्ट की सबसे बड़ी बात थी कि जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसके कुछ अपवाद थे। इसी तरह से 1833 के एक्ट, फिर 1833 के बाद 1858 का, 1892 का, 1909 इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात आई थी। तो इस तरह से फिर 1919, फिर 1935। तो इस तरह से आप उन एक्टों का एक लिस्ट देख लें और लिस्ट की 4-5 बातें, प्रत्येक एक्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप ध्यान में रखें। तीसरा लिस्ट हम देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित लिस्ट आप जरूर देख लें। कांग्रेस के अधिवेशन से देखेंगे तो प्रत्येक बार एक न एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ गवर्नर से भी एक क्वेश्चन रहेंगे, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण एक्ट से रहेंगे, फिर कांग्रेस के अधिवेशन से रहेंगे। अब कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई, मुंबई में, दूसरी कहाँ हुई, कोलकाता में, तीसरी कहाँ हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि चेन्नई में। और इस तरह से 1905 में कांग्रेस अधिवेशन कब कहाँ हुई थी, तो वाराणसी में। उसकी क्या विशेषता थे, कौन कौन प्रस्ताव पारित हुए थे।
अध्यक्ष कौन थे। फिर 6 में कोलकाता, उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 7 में हम देखते हैं कि सूरत स्प्लिट, तो सूरत में कैसे विभाजन हुआ थोड़ा सा उसको देख लें। इसी तरह से आप देखें 16 में तो लखनऊ में वहीं से हमारे राजकुमार शुक्ल जी गए थे गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह। फिर इसी तरह से देखें 1920 में वीर राघवाचारी थे और वहाँ पर फिर 2 बैठक हुई थी। 22 में बिहार में ही बैठक हुई थी चित्तरंजन दास। तो इस तरह से आप कांग्रेस के अधिवेशन का एक लिस्ट तैयार कर लें। लिस्ट तैयार है, सभी किताब में आपको मिल जाएंगे। आप उसको कहाँ हुआ, कौन उसके अध्यक्ष थे और कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है तो उस घटना को आप देख लें। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह, प्रत्येक बार यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उसके नेता थे। इसी तरह से हम देखते हैं कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोली विद्रोह, रमौसी विद्रोह, बहुत खरवार विद्रोह, सरदारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उड़ाव विद्रोह। बस 3 ही बातें, कहाँ हुए, कब हुए और उसके नेता कौन थे। ये लगभग 25-30 विद्रोह को, जो जनजातीय विद्रोह हैं और किसान और सिविल विद्रोह हैं, उसको अगर आप लिस्ट कर लेते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पकड़ा जाएंगे। और जो प्रश्न अलग से एक आते हैं वो महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्था की बात अगर करें तो 2 प्रकार की संस्था, राजनीतिक संस्थाएं और दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं। तो राजनीतिक संस्थाएं में कांग्रेस से पहले की जो संस्था थी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, जैसे इंडिया लीग, जैसे इंडियन एसोसिएशन, जैसे मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये सब जो संस्थाएं हैं उसकी स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों गठित किया गया था। बस इतनी बात आप वहाँ देखें। और उसके बाद सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जैसे ब्रह्म समाज, जैसे तत्वबोधिनी सभा, जैसे आर्य समाज, अहमदिया आंदोलन, अगर मुस्लिम धर्म सुधारकों में देखें तो अहमदिया आंदोलन, जैसे हम देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद है। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और उसके संस्थापक कौन थे, जैसे देव समाज, जैसे प्रार्थना समाज, जैसे परमहंस मंडली। तो ये सब आप देख लेंगे तो लगभग 25-50 संस्थाएं होंगी और वहाँ से आपको एक प्रश्न पकड़ा जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है। आधुनिक भारत में बहुत कम युद्ध हुए हैं, लगभग 1 से 1.5 दर्जन युद्ध अगर आप याद कर लेते हैं तो एक प्रश्न पक्का है। जैसे प्लासी की लड़ाई, जैसे बक्सर की लड़ाई कब हुई, किसके बीच हुई, उसकी अध्यक्षता कौन, नेतृत्व कौन कर रहे थे, सेनापति कौन थे। इसी तरह से हम देखते हैं मैसूर से जुड़ा हुआ अगर देखेंगे तो 4 लड़ाइयाँ हुई। तो मैसूर के प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई, चतुर्थ लड़ाई में तो टीपू सुल्तान मारे ही गए थे 1799 में, तो वो आप देख लें। इसी तरह से मराठा की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, उसका समय कौन था, अगर कोई संधि हुई है तो संधि देख लें, जैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो वो सब चीज़ें आप युद्ध का एक लिस्ट बना लें। और अगला पत्र पत्रिकाओं तथा उस समय के महत्वपूर्ण पुस्तक, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, वो सारे पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपने विचार को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए पत्र पत्रिका प्रकाशित किए थे। और उन पत्र पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लीडर के किसने शुरुआत की, जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्म क्रॉनिकल की शुरुआत, सभी जितने नेता थे सभी ने कुछ ना कुछ अखबार पत्र पत्रिका प्रकाशित करते थे, उसका भी एक लिस्ट मिल जाएगा। ये 6 लिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको यहीं से फंस जाएंगे। तो 20 में 7 प्रश्न आपको इन लिस्टों से आने की संभावना बनी रहती है। प्रत्येक लिस्ट से एक प्रश्न तो निश्चित ही मान लीजिए आप, तो 6 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। अब बचे जो शेष लगभग 12-13 प्रश्न या 14 प्रश्न, उनके लिए क्या करना है, तो 1707 से लेकर के 1857 तक कुछ महत्वपूर्ण सब टॉपिकों पर विचार विमर्श कर लिया जाए। इसमें सबसे पहले टॉपिक पर अगर विचार विमर्श हम लोग करें तो पहला बंगाल से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे। बंगाल आप मुर्शीद कुली खां से प्रारंभ करें और मोटे तौर पर आप वारेन हेस्टिंग्स तक आ जाएं।
वारेन हेस्टिंग्स तक के बीच में जितनी सारी बातें हैं, विशेष करके आप सिराज, अली वर्दी खां, उसके बाद जो और ये पलासी की लड़ाई हुई है, बक्सर की लड़ाई हुई है, मीर कासिम की जो घटनाएं हैं, उन सारी चीज़ों को अगर ठीक से देख लेते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। मैसूर से भी एक प्रश्न रहता है, उसमें मुख्य रूप से हैदर अली, टीपू सुल्तान और खास करके आंग्ल मैसूर जो चारों युद्ध है वो कब हुआ, उसमें कौन सी संधि हुई और किसकी स्थिति क्या रही, उन बातों को अगर देख लेते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से फंस जाएंगे। फिर मराठा से भी आपको एक प्रश्न रहने की संभावना है। तो मराठा में भी मुख्य रूप से आप तीनों बड़े पेशवा जो हैं उसको कर लें और उसके बाद 3 मराठा युद्ध जो हुए हैं उस युद्ध को आप देख लें कि कब हुआ था और उस समय अंग्रेज कौन थे और इधर से मराठों की तरफ से उनका नेतृत्व कौन कर रहा था। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण वायसराय और गवर्नर जनरल। यहाँ पर तो सभी का लिस्ट आपको देखना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण में मोटे तौर पर 7-8 गवर्नर को आप ठीक से देख लें, जैसे कर्नवालिस, जैसे ब्लेजली। अब ब्लेजली की सहायक संधि है, तो ब्लेजली की सहायक संधि सबसे पहले किसने किया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण शर्त क्या हैं। इसी तरह से हम आते हैं हेस्टिंग्स के बारे में, तो इसी समय पिंडारियों का दमन हुआ था, इसी समय नेपाल युद्ध हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं इसी समय मराठों का अंतिम लड़ाई 1817 में हुआ था और इस तरह से मराठा को समाप्त किया गया। तो ये सब कुछ बड़ी बातें हैं जो आप इनके बारे में देखेंगे। बेंटिक के बारे में इसी समय सती प्रथा को समाप्त की गई थी, इसी समय बेंटिक के समय में हम देखते हैं मेकाले रेजोल्यूशन आया था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बेंटिक के समय भी कई सामाजिक सुधार हुए थे, जिसमें सती प्रथा का अंत किस रेगुलेशन से हुआ था ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब हुआ, 1829 में जानते ही हैं। उस पर डलहौजी के समय में कई कार्य हुए। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, डाक पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी समय में आया था, टेलीग्राम की व्यवस्था इसी समय हुई थी। तो इसी के समय व्यापकता का सिद्धांत, जिसके हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, यहाँ से तो ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि सबसे पहले कौन किस राज्य को मिलाया गया और सबसे बाद में किसे, तो नागपुर को बाद में मिलाया गया था 54 में, झांसी को 53 में। तो ये सब आप एक लिस्ट देख लें कि कौन कौन राज्य मिलाए गए थे। फिर लीटन, इसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसके समय आर्म्स एक्ट आया था। तो आप इसके बारे में भी देखें। सिविल सर्विसेज की उम्र को कम कर दिया गया था, प्रतिक्रियावादी नीति इनकी कई सारी थी। उस बाद रिपन के बारे में, तो और आगे जाएंगे तो कर्जन के बारे में, जिसमें बंगाल विभाजन की बात हम करते हैं। तो इस समय भी बहुत सारी बातें हुई थी। पुलिस पर भी आयोग बनाए गए थे, सभी प्रकार के सुधार पर। तो कर्जन जो 1905 में बंगभंग किया था, 7-8 गवर्नर को आप उसके लगभग 8 से 10 कार्य, जिनके जितने कार्य हों, मोटे तौर पर आप दिमाग में रखें कि 100 तथ्य यहाँ से बनेंगे। अगर आप इसे कर लेते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो कुछ गवर्नरों को थोड़ा ठीक से देख लिया जाए, उसके विषय में जो उसके समय में कार्य हुए उसको देख लिया जाए। अब आते हैं 1857 की क्रांति। एक प्रश्न पक्का है, और विशेष करके विद्रोही जो हमारे नेता थे, जिन्होंने विद्रोह को नेतृत्व दिया और कहाँ नेतृत्व किया और उसको दबाने वाले अंग्रेज कौन थे। तो विशेष करके विद्रोही नेता और कहाँ उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, इन बातों को देखेंगे। जैसे कदम सिंह कहाँ कर रहे थे, जैसे वक्त खां कहाँ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह कहाँ नेतृत्व कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ कर रही थी, इसी तरह से तात्या टोपे कहाँ थे, नाना साहब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे, जैसे वाराणसी में कौन नेतृत्व कर रहे थे, प्रयागराज में कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लखनऊ में कौन थी, हजरत महल थी वहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्रोह और विद्रोह के जो स्थान है उससे जुड़े हुए जो नेता थे उनको हमें देखना है मुख्य रूप से। और कारण तो आप लोग जानते ही हैं, विशेष करके सैनिक से संबंधित कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण को एक बार देख लेना है। याद नहीं करना, एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो कंसेप्चुअल टाइप के आएंगे, जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको बना देंगे, चिन्ह मार देंगे। अगला है विद्रोह के बाद जो परिवर्तन हुए उस परिवर्तन को भी देखना है। तो इस तरह से 1857 की क्रांति आप देख लेते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अब सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से 2 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे।
सबसे पहली बात तो यही कि यहाँ पर बाल विवाह से संबंधित जो 3 एक्ट आए थे, लगभग एक क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि 1872 में बाल विवाह से संबंधित एक्ट आया था, उसका क्या नाम है? तो ब्रह्म मैरिज एक्ट है। इसको पारित करवाने में किसकी भूमिका रही? तो केशव चंद्र सेन की भूमिका रही। इसमें क्या बातें कही गई, उम्र लड़कियों का कितना तय किया गया। इसी तरह से 1891 में प्रश्न आएगा, क्या नाम है इसका? तो एज ऑफ कंसेंट बिल। कि इसको पारित करने में किसकी भूमिका रही? तो मालाबारी जी की भूमिका रही। यहाँ पर हरविलास शारदा के माध्यम से, शारदा एक्ट इसे कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण विषय है। इसी संबंधित 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुए थे, जिसमें किसकी भूमिका? तो हम देखते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका रही। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न तो यहीं से। उसके बाद खास करके स्त्रियों से जुड़ा हुआ, तो स्त्री की शिक्षा के लिए किन किन लोगों ने? D.K. कर्वे ने, उसके बाद हम देखते हैं कि शारदा ने, तो इस तरह से हम देखते हैं रमाबाई ने, तो कई लोग काम करने वाले थे। दूसरा, हिंदू सुधारकों के बारे में राजा राम मोहन राय से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लगभग 20-25 तथ्य राजा राम मोहन राय का आप जरूर याद कर दें, जैसे कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो शहर में रहना कब से प्रारंभ किए कोलकाता में, उनकी पहली संस्था कौन थी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया उन्होंने कौन कौन अखबार प्रारंभ किया था, भारतीय आकाश का पहला चमकता हुआ नक्षत्र उन्हें कहा जाता है। बहुत सारी बातें इनके बारे में है। उन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कौन कौन किताब लिखे, तो इस तरह की चीज़ें राजा राम मोहन राय के बारे में। फिर दयानंद सरस्वती के बारे में और फिर विवेकानंद के बारे में, ये 3 बड़े सुधारक हैं। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, फिर केशव चंद्र सेन के बारे में। अगर पश्चिम के सुधारकों की बात करें तो लोक हितवादी और महाराष्ट्र के क्षेत्र में और रानाडे के बारे में आप लोग जरूर देख लें, वहाँ से ये दोनों बड़े व्यक्ति थे, रानाडे जी और लोक हितवादी। इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज से जुड़े हुए, परमहंस मंडली से जुड़े हुए। मुस्लिम सुधारकों की बात करें तो अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन, इस 3 को तो जरूर देख लें। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा देख लें। पारसी सुधार में एक ही रहनुमाई महाजन सभा था, जिसमें SS बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदून जी जुड़े हुए थे, तो आप उसको देख लेंगे। और इधर दलित में 3 नेताओं को जरूर देखें। पहला अंबेडकर जी, दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले और तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं BR सिंधे। इन तीनों पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा, और अंबेडकर जी के बारे में आप थोड़ा विस्तार से पढ़ लें। तो इस तरह से हम देखते हैं यहां से भी 2 से 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना, उनके प्रारंभिक नेता, नरम दल, गरम दल, स्वदेशी आंदोलन, आप देख लें। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था, तो किस दिन प्रारंभ हुआ, उस आंदोलन के जुड़े हुए नेता कौन थे, उसके प्रमुख मुद्दे क्या थे, कैसे स्वदेशी आंदोलन ने चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा दिया। क्रांतिकारी आंदोलन इसी से जुड़ता चला गया। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, तो दो लोग चलाए थे, एनी बेसेंट चलाई थी, और फिर हम देखते हैं कि तिलक जी चलाए थे। लेकिन तिलक जी का आंदोलन पहले प्रारंभ हो गया, एनी बेसेंट सितंबर में चलाई, तिलक जी अप्रैल में शुरू कर दिए थे। फिर असहयोग आंदोलन, इसके प्रस्ताव पारित कब हुआ, कौन कौन इसको प्रस्ताव को लिखे कौन थे, तो गांधी जी स्वयं लिखे थे। और कहाँ पारित हुआ, तो कोलकाता में भी और नागपुर में भी। तो इस तरह से फिर सबनेवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप मुख्य रूप से इन आंदोलनों को देख सकते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सांप्रदायिक वामपंथी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके बारे में आप बहुत मोटी मोटी बातों को, जैसे किसान आंदोलन के 4-5-10 नेताओं का नाम देख लें, मजदूर आंदोलन कहाँ हुए और उनका नेतृत्व किसने किया, उसके बाद वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन व्यक्ति थे, और अगला सांप्रदायिकता से जुड़े हुए कौन कौन व्यक्ति थे। तो उसमें आप सर सैयद अहमद खान के बारे में, थोड़ा सा इकबाल के बारे में, रहमत अली जो सबसे पहले पाकिस्तान को शब्द को रखा था 1933 में, तो उसको देख लें। और फिर द्वि राष्ट्रवाद के सिद्धांत को देख लें। तो ये सब कुछ बातें देख लेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 में गांधी जी उसके नेतृत्व किए थे बेलगांव में, और 1931 ईस्वी में सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था। इन दोनों को देख लेंगे कि खास करके 31 में जो सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाए गए थे और मूल अधिकार की बात उसमें की गई थी, और 28 में हम देखते हैं कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और 29 में नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी, लाहौर में हुआ था।
तो इस तरह से ये सारी बातें हो गई। अब आधुनिक भारत के बारे में अगर इतनी सारी बातों को आप देख लेंगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं से भी प्रश्न आएंगे तो लगभग 100% क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये दिमाग में आप रखें कि हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसको ठीक से अगर देख लिया जाए तो 100% परफॉर्मेंस किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत की बात करें तब नवपाषाण काल से शुरू करें। नवपाषाण काल में जो विशेष करके बिहार का लोकेशन है, जिसमें चिरांद हो जाएंगे, चेचर हो जाएंगे, सिनवारा हो जाएगा, पाणाडी हो जाएगा, तो इस सब तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लें कि कहाँ पड़ता है, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं क्या क्या प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मोटी मोटी बातें कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ कहाँ थी, जैसे लोथल कहाँ पड़ेंगे, अभी जैसे हम देखते हैं कि चान्होदरो कहाँ पड़ेंगे, हड़प्पा कहाँ पड़ेंगे, तो इस सब तरह की चीज़ें, आलमगीरपुर कहाँ है, तो इस सब तरह की बातें। और दूसरी बात, वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो ये सभी जगह सभी मटेरियल में इसके लिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको देख लेंगे। अगली बात हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य को आप देख लें कि वैदिक साहित्य में चारों वेद हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे जुड़े हुए उपनिषद कौन कौन हैं, वह देख लीजिए। और उपनिषद के बाद हम देखते हैं कि कुछ और वैदिक साहित्य की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था की चर्चा किस ग्रंथ में है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहाँ आया है, जैसे भगवान कृष्ण की चर्चा किस उपनिषद में सबसे पहले हुआ है, तो छांदोग्य उपनिषद में। इसी तरह से तत्वमसी शब्द कहाँ आए हैं, गोत्र शब्द कहाँ आए हैं, तो वो सब आप देख लीजिए। और ये सब देखने के लिए बस अपने ही चैनल पर वैदिक काल के 3-4 वीडियो हैं, आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे, सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। तो वैदिक साहित्य, वैदिक राजनीति, वैदिक अर्थव्यवस्था और वैदिक समाज को यहाँ पर आप देख लें। और 15-20 मिनट का वीडियो है जहाँ से इसका काम हो सकता है। महाजनपद काल की बात अगर करें तो महाजनपद काल को आप 3 भाग में बांट दीजिए और यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग प्रत्येक वर्ष। बीपीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में भी यहाँ से 2 प्रश्न लिस्ट पूछे जाते हैं। पहला महाजनपद काल की राजनीति से, और सबसे पहले राजनीति में आप यही देख लेंगे कि 16 महाजनपद थे, उनकी चर्चा कहाँ कहाँ है, उन 16 की राजधानी कहाँ है। उसके बाद जैसे राजधानी सुरसेन की राजधानी कहाँ है, तो मथुरा। इसी तरह से आप देख लेंगे अंग की राजधानी कहाँ है, तो ये राजधानी आप देख लें। और दूसरी बात, नर्मदा से ऊपर कितने हैं, गंगा घाटी में कितने हैं। और दूसरे बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध दोनों धर्म मिला करके लगभग 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और एक आपको इसके राजधानी से पूछ लिए जाएंगे, तो कम से कम 3 प्रश्न। तो जैन और बौद्ध से संबंधित वीडियो डाले गए हैं, अपने यूट्यूब पर उपलब्ध है। लगभग 5-6 वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो हैं, आप उसको देख लेंगे। मुझे लग रहा है कि एक बार देखने के बाद ही आपको बस 30 दिन के बाद तो परीक्षा ही है, प्रश्न के चिन्ह लग जाएंगे, वैसे कॉपी कलम लेकर के उसको देखेंगे। अगला मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल से 2 प्रश्न पूछने की संभावना है। पहला, यहाँ के स्रोत से, यानी कि इंडिका से और अर्थशास्त्र से, दोनों से अलग अलग एक प्रश्न, और नहीं तो एक प्रश्न तो निश्चित रूप से इन दोनों में से पूछ लिए जाएंगे। अगर इंडिका से नहीं आया तो अर्थशास्त्र से आएंगे। इंडिका के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त का गोत्र क्या था, उनका मूल नाम क्या है, उन्हें कौटिल्य क्यों कहा जाता है, आदि आदि। उस किताब में क्या सप्तांग सिद्धांत सबसे पहले कहाँ आया, चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा सबसे पहले कहाँ आई, राजा के बारे में क्या कहा गया है, कितने न्यायिक अधिकरण थे, और आदि बहुत सारे प्रश्न वहाँ से बनते हैं। किस भाषा में है, किस लिपि में है, तो इस तरह की बातें। और उसको किसने उस पर भाष्य लिखा है अर्थशास्त्र पर, तो जानते होंगे आप लोग, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और दूसरा, यहाँ के प्रशासन, मौर्य प्रशासन से, यानी कि तीर्थ है और खास करके अध्यक्ष के बारे में, जैसे समाहर्ता का काम क्या था, सन्निधाता का कार्य क्या था, लक्षणा अध्यक्ष क्या करते थे, आंकड़ा अध्यक्ष क्या करते थे, कि आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ से देख लेंगे। सुदर्शन झील को जरूर देख लेंगे। टैक्सेशन के बारे में भी, कर से जुड़ा हुआ ही है टैक्सेशन, कर प्रणाली,
कर प्रणाली भी आप मौर्यों का देख लेंगे। मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो उसको दो भाग में आप बांट दीजिए। जो हमारे यहाँ शुंग वंश के शासक थे, कण्व वंश के शासक थे और सातवाहन वंश के शासक थे। तो सातवाहन में विशेष करके सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में आप जरूर थोड़ा सा देख लें। और जो विदेशी शासक आए तो उसमें सबसे पहले कौन आए, यही क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि इंडो ग्रीक के बाद शक, उसके बाद पार्थियन, उसके बाद कुषाण और कुषाण के संस्थापक कुजला के बाद बीमा के बाद कनिष्क और कनिष्क के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। और वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक था, तो थोड़ा सा कनिष्क के बारे में देख करके और चीज़ों को आगे बढ़ा देंगे। गुप्त काल के बारे में भी विस्तार से देख लेना है। और गुप्तोत्तर काल के बारे में पिछले वीडियो में मैंने कुछ सूत्र दे दिया था कि आप वहाँ से उसे देख लेंगे, उसको एक बार फिर से सुन लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप प्राचीन भारत में देखते हैं अगर, तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। मध्यकालीन भारत में हमें जो देखना है वो सूफी और भक्ति आंदोलन को आप देख लें। विशेष करके भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जितने आचार्य थे या भक्त थे, उन सारे भक्तों और आचार्यों के आप पहले इस विषय को देख लीजिए और उनकी मुख्य भूमिका क्या रही, उनके प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, उसको आप वहाँ से देख लीजिए। फिर शेरशाह के विषय में देख लीजिए। शेरशाह का संबंध बिहार से रहा है, तो शेरशाह के बचपन के बारे में, फिर शेर खां वाली स्थिति में और फिर शेरशाह की स्थिति में, तो ये आप देख लें। फिर विजयनगर के बारे में और फिर शिवाजी के बारे में, सल्तनत और मुगल के प्रशासन के बारे में देख लें। और कुछ महत्वपूर्ण शासक जो हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब, ये सब कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। इनके बारे में 2, 4, 5, 7 तथ्य जो हैं आप उस तथ्य को देख लीजिए। अब एक और विषय है, इतिहास से जो 40 प्रश्न रहते हैं उसमें से 4 या 5 प्रश्न जो हैं वो बिहार के इतिहास से पूछा जाता है। तो बिहार के इतिहास को इसमें आ ही जाएंगे बिहार की सारी बातें, लेकिन फिर भी आप महाजनपद काल के बारे में, बिहार के बारे में आप ठीक से देख लें। महाजनपद काल में जैसे आप वज्जी के बारे में देख लें, जैसे लक्ष्मी वंश के बारे में देख लें, मिथिला के बारे में देख लें। इसी तरह से हम देखते हैं अंग के बारे में, इसी तरह से आप राजगीर को अलग से देख लें, पाटलिपुत्र को अलग से देख लें। तो इस तरह के फिर मौर्य के बारे में पाल वंश के जो गोपाल था, उस गोपाल ने उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के बारे में आप ठीक से देख लें। कर्नाट वंश की बात करें तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो नान्यदेव था और इसके अंतिम शासक हरि सिंह था। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर विद्यापति के बारे में देख लें कि विद्यापति हमारे यहाँ के बहुत बड़े कवि रहे हैं, मैथिली के, हिंदी के, अवहट के आचार्य थे वो। और इस तरह से उनका जन्म कब हुआ तो 14वीं शताब्दी के थे। उनके पिताजी गणपत ठाकुर थे और इसी तरह से उनका जन्म 20वीं में हुआ था। उनके बारे में पूरी चीज़ें, वो कीर्ति सिंह के दरबार में और सीबी सिंह के दरबार में रहते थे। तो विद्यापति के बारे में आप ठीक से देख लें। उसके बाद कांग्रेस के मॉडर्न इंडिया में आए तो कांग्रेस की बैठक बिहार में कब हुई तो 12 में और उसके बाद 22 में। तो 12 में कहाँ, बांकीपुर में। उसके अध्यक्ष कौन थे तो मधोलकर जी थे, आर.एन. मधोलकर थे। उसी तरह से 22 में सी.आर. दास थे। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण नेता के बारे में देख लें, जैसे राजेंद्र बाबू, जैसे जयप्रकाश बाबू। उसके बाद कुछ महिला जो भाग लेते हैं उनके बारे में प्रश्न आ जाते हैं, जैसे प्रभावती देवी, ये जेपी की पत्नी थी। जैसे राजवंशी देवी, ये राजेंद्र बाबू की पत्नी थी। जैसे उर्मिला देवी, ये सी.आर. दास की पत्नी थी। और ये सब बिहार से जुड़ी हुई महिला थे और इनकी भूमिका बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में महत्वपूर्ण रही। तो बिहार के प्रमुख नेता जैसे राजकुमार शुक्ल, जैसे सहजानंद सरस्वती जो बहुत बड़े किसान नेता ने रहे हैं, जैसे कार्यानंद शर्मा, जैसे विद्यानंद, ये सब बड़े बड़े नेता, जैसे योगेंद्र शुक्ल, जैसे बैकुंठ शुक्ल, जैसे बटुकेश्वर दत्त, तो ये सब, जैसे श्री कृष्ण बाबू, जैसे अनुग्रह बाबू, तो ये सब बहुत सारे हमारे यहाँ के नेता रहे हैं। जैसे अब्दुल बारी, जैसे मजरूल हक, तो ये सब बड़े बड़े नेता रहे हैं। इन नेताओं ने भी अपना योगदान
योगदान दिया है बिहार के विकास में, तो बिहार के जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में आप देख लें। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि अगर आप करेंगे तो इतिहास में आपका परफॉर्मेंस 100% के लगभग में हो जाएगा। और अगर यहाँ आप ठीक से देख लिए 50 घंटा समय दे दिए इस 35 दिन में, तो 40 प्रश्न बन जाएंगे। और जैसे ही 40 प्रश्न बनेंगे तो आपका रिजल्ट श्योर है, एज श्योर एज डेथ। तो ये अब एक प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए किस मटेरियल को फॉलो किया जाए। तो आपके पास जो मटेरियल है आप उस मटेरियल को देखें। अगर कुछ नहीं है तो आचार्य आईएएस के मटेरियल आप इतिहास पर जो है उसे देख सकते हैं। और उससे मुझे लग रहा है कि पिछले लगभग जितनी बार परीक्षाएं हुई है अधिकांश प्रश्न पकड़ा गए हैं। एक आध प्रश्न छोड़ करके आपको सभी प्रश्न इस मटेरियल से पकड़ा जाएंगे। लेकिन आपने जिस मटेरियल को फॉलो किया है उस मटेरियल को ही देखिए। अगर आचार्य आईएएस का मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।